हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं आईएमई एंड पीएमई देखेंगे, जो कि डब्ल्यूसीएल और ईसीएल माइनिंग सरदार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी ये पेंसिल्स चल रहे हैं, मैं भी बहुत दिन बाद आया हूँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब मैं रेगुलर रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, है ना। और इन्हीं पेंसिल्स के साथ ही हम ढेर सारी पढ़ाई अब स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा डब्ल्यूसीएल ईसीएल माइनिंग सरदार देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी के साथ ही मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारा कॉन्सेप्चुअल्स का ऐप लॉन्च हो चुका है। जिसको भी कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो वो आके यहाँ पे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह भी, और उसके साथ ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। कांटेक्ट करने के लिए नंबर दे दिया हूं, तो जल्दी से कांटेक्ट भी कर सकते हो यार, इतना तो कर ही सकते हो। इतने दिन तक मेरे साथ आप लोग बने रहे, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबको हैप्पी होली, है ना। और अगर किसी को कोर्सेस लेने हैं तो जो कोर्स की फीस थी वो 5000 है, बट बेसिकली अभी होली के सेल में हम लोग इसको 2000 रुपीज में दे रहे हैं। और सिर्फ जो पहले 25 लोग ही आएंगे उन्हीं को मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। होली 60 कोड यूज करिए और आप लोग 3000 का मतलब इतना बड़ा डिस्काउंट उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आईएमई एंड पीएमई। आईएमई मतलब इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पीएमई मतलब होता है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखो, जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑनर, एजेंट और मैनेजर की यह जिम्मेदारी होती है कि ये लोग जो है तो आईएमई और पीएमई के लिए क्या करें, अरेंजमेंट्स बेसिकली बना के रखें। ठीक है, अरेंजमेंट्स बना के रखना इनकी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, अब ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है तो हर एक पर्सन का आईएमई होना चाहिए। ठीक है, उसको कम से कम, अगर वो किसी दूसरी माइंस में जाता है, यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट में क्या बोलता है, दूसरी माइंस में जाता है। अगर किसी दूसरी माइंस में जाता है तो उस जब वो किसी दूसरी माइंस में ज्वाइन करेगा तो उसके पास कम से कम पिछले 5 साल में के भीतर उसके पास कोई ना कोई आईएमई का मतलब रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ उसका आईएमई हुआ है। ठीक है, पीएमई कितने समय में किया जाता है? पीएमई 5 साल में एक बार किया जाता है। ठीक है, और शॉर्टर इंटरवल्स में भी किया जा सकता है। जैसे कि मतलब मान लो किसी को बीच में बीमारी हो गई, कोई भी कुछ हो गया, उसको ऐसा फील होता है, जस्ट फील हो रहा है ना। तो उस केस में वो क्या कर सकता है, वो डाउट होता है तो वो अपना पीएमई करवा सकता है बीच में भी कहीं भी, लेकिन 5 साल में कम से कम एक बार तो पीएमई होना कंपलसरी है। ठीक है, रिटायरमेंट के 1 साल पहले, 1 साल के भीतर, मतलब जब भी उसका रिटायरमेंट है उसके 1 साल के भीतर सभी का जो भी बंदा है उसका पीएमई हुआ रहना चाहिए। ठीक है, अगर किसी की एज 45 साल से ज्यादा की है ना, कोई भी पर्सन की एज 45 साल से ज्यादा की है, तो उस केस में उसका पीएमई जो है हर 3 साल में होगा। ठीक है, और अगर कोई 60 ईयर्स से ज्यादा का किसी की एज हो जाती है तब पीएमई जो है तो उसका हर साल होना कंपलसरी हो जाता है। जितने भी एचईएमएम के ऑपरेटर्स हैं, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, उनकी आई साइट का चेकअप हर साल होगा, साल में एक बार कंपलसरी है कराना। ठीक है, तो ये हो गया। देखो कितना तगड़ा बताया हूं ना यार, मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया मैं हर जगह से यार। बहुत लोग डिमांड भी कर रहे थे इसके लिए। ठीक है, चलो अब एग्जामिनिंग अथॉरिटीज कौन कौन होती है। एक तो होता है मेडिकल ऑफिसर, जो कि माइंस के लिए अपॉइंट किया जाता है अलग से ही। ठीक है, दूसरा होता है कि जो ओनर ऑफ द माइन अपॉइंट करता है अलग से एक मेडिकल ऑफिसर। क्या पता ओनर ने अपनी माइंस के लिए सेपरेट मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नॉट अ बिग इश्यू, है ना। या फिर कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोई भी मेडिकल ऑफिसर का क्या हुआ है, अपॉइंट किया गया है, या फिर किसी भी अदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। ये जो मेडिकल ऑफिसर होती है इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। तो मेडिकल क्वालिफिकेशन जो है तो इसकी क्या रहेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हो सकता है ना। किसी से भी आप कोई भी मेडिकल ऑफिसर से, अगर मान लो कि आप इनमें से किसी के पास भी अप्रोच नहीं कर सकती, ये तो सिर्फ माइंस वालों के लिए हो गए। लेकिन जब आप मतलब ट्रेनिंग करने जाते हो तो आपको जब किसी से साइन कराना होता है तो कौन मेडिकल ऑफिसर साइन करेगा? स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मेडिकल ऑफिसर ही होना चाहिए, मतलब कि सरकारी। और उसकी जो रैंक होनी चाहिए असिस्टेंट सिविल सर्जन से कम
नहीं होनी चाहिए। देखो सरकारी जो होता है, जैसे हमारे माइंस में हो जाता है, क्या होता है माइंस में, हमारे माइंस में अलग अलग पोस्ट डिवाइडेड है ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी पोस्ट डिवाइडेड है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन, सरदार, शॉट फायरर। इसी टाइप से हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें कि असिस्टेंट सिविल सर्जन से ऊपर वाले ही पोस्ट के लोग क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, या फिर असिस्टेंट सिविल सर्जन का भी साइन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने मेडिकल जो फॉर्म होता है उसमें आप साइन ले सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लास्ट में तो मैं बता ही दूंगा कि मेडिकल जो होता है हमारा किस फॉर्म में उसमें साइन लेते हैं हम बेसिकली। चलिए, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन की नोटिसेस की अगर हम बात करें, तो अगर मान लो किसी बंदे का पीएमई कराना है ना, कोई भी बंदा है उसकी पीएमई कराना है, तो मैनेजर क्या करेगा, उसको एक नोटिस देगा। कितने दिन पहले देगा, 20 दिन पहले देगा। किस फॉर्म में देगा, फॉर्म एम में देगा। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। मैनेजर अगर किसी बंदे का पीएमई होना है तो मैनेजर एक नोटिस देगा। नोटिस किस फॉर्म में दी जाएगी, फॉर्म नंबर एम में दी जाएगी। किसमें, कितने दिन पहले दिया जाएगा, कम से कम 20 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, आईएमई का जो नोटिस पीरियड है वो इससे कम हो सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है, उसका कम हो सकता है, उसका कोई मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतने दिन पहले देना। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। हाँ, तो मैनेजर क्या करेगा, इसकी एक कॉपी जो है, तो जो भी एग्जामिनिंग अथॉरिटी होगा, जो हॉस्पिटल वाले होंगे, उनको ले जाके ये चीज सबमिट कर, ये चीज उसको दे देगा बंदे को, तो वो ले जाके वहां पे सबमिट कर देता है फॉर्म में। एक कॉपी जो है तो ऑफिस में रखी जाती है। ठीक है, टोटल 3 कॉपी बनती है, जिसमें से एक कॉपी मैनेजर ऑफिस में जाती है, एक पीएमई ऑफिस में रहती है, और एक कॉपी वहां जाती है, हॉस्पिटल में जाती है ना। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। फॉर पीएमई ही शैल आल्सो सेंड विद इट अ कॉपी ऑफ प्रीवियस मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो, अब पीएमई के लिए अगर कोई बंदा जाता है तो वो अपने साथ क्या ले जाएगा, पूरे जो पिछला उसका मेडिकल सर्टिफिकेट था वो लेके जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट किसमें मिलता है, फॉर्म नंबर ओ में मिलता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है तो मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं जा पाया, मान लो उसको घर में कोई शादी वोदी हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो नहीं गया है। ठीक है, नहीं मन किया उसका, या फिर है ना, होते हैं गवर्नमेंट में। हम लोग जब क्या है ना, जब हम लोग देते थे, मैं भी पीएमई डिपार्टमेंट में था, तो उसमें जब मैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए किसी को देता था फॉर्म, तो वो बंदा जाता ही नहीं था, मतलब उसको बार बार दे जा रहे, नहीं जा रहा है। जब उसकी ड्यूटी बंद करते तब जाते। सरकारी है भाई, थोड़ा दिलेरी तो होती ही है ना। अब आप लोग भी आगे चल के बनोगे तो आप लोग भी दिलेरी दिखाओगे। सही कहा ना। चलो, हाँ, तो ये नोटिस जो है, अब क्या करेगा, एक फॉर्म एन में एक और नोटिस जारी की जाएगी। ठीक है, फॉर्म एन में एक और नोटिस जारी की जाएगी, और ये नोटिस 10 दिन पहले जारी की जाएगी। ठीक है, मतलब वो फिर बताएगा कि भाई मैं ये क्यों नहीं जा पाया, क्या कारण था, किस कारण से नहीं जा पाए, ये सारी डिटेल उसमें दी जाती है। ठीक है, और ये कॉपी जो है ये एग्जामिनिंग अथॉरिटी को भी दिया जाता है, जो कि हॉस्पिटल वगैरह में प्रोवाइड कराया जाता है। ये देखिए, इस टाइप के कुछ अपने फॉर्म्स है, फॉर्म एन हो गया, फॉर्म एम हो गया, है ना। आप चलिए आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल। पीएमई शैल बी एज पर स्टैंडर्ड लेड डाउन इन फॉर्म पी। अब पीएमई किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो फॉर्म पी में जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, पीएमई किया जाएगा। ठीक है, एंड आईएमई किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, फॉर्म P1 के अकॉर्डिंग आईएमई किया जाता है। जो भी स्टैंडर्ड्स उसमें बताए गए हैं, जो भी मतलब बेसिकली उसमें एक स्टैंडर्ड दे दिया है पी और फॉर्म P और P1 में कि हाँ इस तरीके से आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, किसी का भी पीएमई करना है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स किस में इश्यू होते हैं, फॉर्म ओ में मेडिकल सर्टिफिकेट्स इश्यू होते हैं। बोलता है कि जो भी पीएमई सेंटर्स है जहां पर भी मेडिकल होने जा रहा है वर्कर्स का, वहां पर चेस्ट एक्सरे की फैसिलिटी जो है तो प्रोवाइडेड होनी चाहिए। उसके साथ ही ऑडियोमेट्री मतलब कान की जो है तो उसका भी चेकअप करने के लिए सुविधा प्रोवाइडेड होनी चाहिए। और जो मेडिकल ऑफिसर है, जो पीएमई का मेडिकल ऑफिसर है, वहां का जो जिस भी हॉस्पिटल में करवा रहे हैं वहां का जो मेडिकल ऑफिसर है, वो इंडस्ट्रियल डिसीजेस मतलब इंडस्ट्रीज के कारण जो डिसीजेस होती हैं उसमें उसको स्पेसिफिकली क्या हो, ट्रेनिंग मिली हुई हो, वो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब सर्कुलर में और भी बहुत सारे टेस्ट बताए हुए हैं, है ना, आईएमई और पीएमई से रिलेटेड, तो वो टेस्ट भी होना जरूरी होता है। जैसे कि आपका ईसीजी हो गया, है ना, आई टेस्ट तो होता ही है, ईसीजी भी होता है, और ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो ये सारे टेस्ट होना भी जरूरी है जो कि सर्कुलर्स में दिए हुए हैं आपको,
है ना। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्म ओ, ये देखिए इस टाइप का फॉर्म होता है, आपको याद ही होगा, है ना, ये दोनों आगे पीछे का है, जिसको चाहिए मिल जाएगा उसको, है ना। उसके बाद फॉर्म पी, ये देख लीजिए, फॉर्म पी में कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि बेटर आई क्या होती है, वर्स आई क्या होती है ना। तो इस टाइप से जो है, तो इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई कि कैसे मतलब पीएमई करना है, P1 में कैसे आईएमई करना है, क्या कंडीशंस है ना, ये सारी डिटेल्स इसमें दे दी गई हैं, ठीक है। अब अपील फॉर री एग्जामिनेशन, अगर मान लो कोई भी पर्सन को डिक्लेयर कर दिया गया कि भैया तुम अनफिट हो, आईएमई या पीएमई में पाया गया कि तुम अनफिट हो, एक काम करो तुम माइंस में आओ ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, वो बंदा गुस्सा आ जाएगा, वो लगा है ऐसा हमारे साथ, है ना, लड़ाई झगड़ा करेगा कि ऐसा थोड़ी होगा, हमको क्यों ड्यूटी से निकाल रहे हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मैनेजर से अपील करेगा 30 दिन के भीतर, ठीक है। जिस दिन उसको अनफिट घोषित किया गया उस दिन वो बोलेगा ऐसा है, अब हमको 30 दिन के भीतर हमको फिट करो, ठीक है। तो मैनेजर क्या करेगा, फिर जल्दी जल्दी अरेंजमेंट करेगा, किससे अरेंजमेंट करेगा, एपेलेट मेडिकल बोर्ड AMB, इससे बोलेगा कि प्लीज यार कर दो, मूड़े आ गया है। चलो आगे देखते हैं। इसमें वो अगला है, अनफिट पर्सन्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड, अनफिट पर्सन्स को एम्प्लॉय करके नहीं रखना है, मतलब उसे ड्यूटी से निष्कासित कर देना है अगर कोई पर्सन अनफिट है तो, ठीक है। अब अगर कोई आईएमई में अनफिट पाया जाता है तो उसको माइंस में किसी भी ऑपरेशन में, उसको किसी भी स्पेसिफाइड ऑपरेशन में उसको ड्यूटी पे नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अगर कोई पीएमई में अनफिट पाया जाता है तो उसकी जो ड्यूटी है वो बंद कर दी जाएगी 30 दिन के बाद, ठीक है। उसकी ड्यूटी 30 दिन के बाद बंद कर दी जाएगी, जो भी पीएमई की डेट रहेगी उसके 30 दिन के बाद, उसके 30 दिन के बाद, याद रखना आफ्टर 30 डेज है, ठीक है, विद इन 30 डेज नहीं है, 30 दिन के भीतर कभी भी नहीं है, 30 दिन के बाद ही, जिस दिन पीएमई की डेट हुई है उसके 30 दिन के बाद, ठीक है। हाँ अब देखो, अब मान लो उसको ड्यूटी से हटा दिया, अब वो बंदा क्या करेगा, वो अब मेडिकल ऑफिसर वगैरह से बोलेगा कि यार ये तो हमारे साथ गलत हुआ है। अब मेडिकल ऑफिसर और AMB जो है, मैनेजर से जब बोलेगा तो मेडिकल ऑफिसर और AMB जो है तो एपलेट क्या था यार, मेडिकल बोर्ड, है ना, ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों को अगर ऐसा फील होता है कि यार इसकी जो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी है वो उतना ज्यादा नहीं है जिससे कि मतलब इसकी ड्यूटीज पे कोई इफेक्ट पड़े, तो कि इसको ड्यूटी से निकाला जाए, ठीक है। तो वो लोग बोल सकते हैं कि चलो भैया तुम अगले 6 महीने तक ड्यूटी करो, और इन 6 महीनों में तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम अपना ये जो बीमारी उमारी है ना इसको सुधरवा लो, ठीक है, और अपने आप का फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ और फिट होके फिर आओ ड्यूटी करो, पैसा छापो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, कंपेंसेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिसीजेज। अब देखो इंडस्ट्रियल डिसीजेस के लिए कंपेंसेशन वगैरह भी दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिसीज हो गई जो कि इंडस्ट्री के कारण हुआ है, काम करने के कारण हुआ है, तो उसके बेसिस पे कंपेंसेशन मिलेगा। और आपको याद रखने वाली चीज क्या है, कंपेंसेशन किसके अकॉर्डिंग मिलता है, वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट 1923, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब नोटिफाइड डिसीजेस देख रहे हो कैसे कहां पर आया है, ऐसे बीमार होते हैं फिर लोग बाग। चलो देखो नोटिफाइड डिसीजेस कौन कौन सी हैं, सिलिकोसिस, कोल माइनर्स, न्यूमोकोनियोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग, एस्बेस्टोसिस, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, contact dermatitis, occupational cancer and pathological manifestations due to radium or radioactive substances, ठीक है। तो इतनी टाइप की बीमारियां हैं, ठीक है, ये सारी नोटिफाइड डिसीजेस है, ये आप जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब किसी को नींद आ रही है क्या, अरे ये तो सो रहा है भाई, जल्दी करो, एनुअल रिटर्न्स, तुम लोग भी सो गए क्या ऐसी जीव निकाल निकाल के, ठीक है। एनुअल रिटर्न्स, मैनेजर जो है चीफ इंस्पेक्टर को एनुअल रिटर्न सबमिट करेगा। फॉर्म टी में आईएमई और पीएमई का एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिटर्न सबमिट होता है 20 फरवरी के पहले, हर साल की 20 फरवरी के पहले, ठीक है। अब ये देखिए ये रहा फॉर्म टी आपका, इस टाइप का कुछ दिखता है, इसमें एनुअल रिटर्न सबमिट किया जाता है। तो थैंक यू गाइस, कैसा लगा लेक्चर, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डेमो वीडियोस देख सकते हैं। कोर्सेस पसंद आए तो जरूर ज्वाइन करिए, मेरी गारंटी है कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट जो भी पढ़ाया जा रहा है उस सब का सब ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि आपको कोई भी किताब छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये गारंटी है। साथ में प्रैक्टिस तो इतनी करवा दूंगा कि आप भी बोलोगे कि वाह हमारा तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।